हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है उसके बारे में, यानी समताप मंडल है। आज हम बात करेंगे मध्य मंडल के बारे में। यानी सबसे पहले जब हमने जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स थी उसमें हमने सबसे पहले जब डिस्कस किया था तो उसमें हम क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ चुके थे कि सबसे जो निचला स्तर है वो आपका क्षोभ मंडल है। इसके बाद था आपका समताप मंडल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये 8 से 18 किलोमीटर के आसपास होता है, ये 50 किलोमीटर के आसपास होता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आपका कौन सा मंडल पाया जाता है? मध्य मंडल पाया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मध्य मंडल के बारे में या फिर मेसोस्फेयर के बारे में बात करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका एलिवेशन या फिर इसका कहां तक है इसकी हाइट। तो ये इसकी हाइट कहां तक है? 80 किलोमीटर तक। अब इस मंडल की क्या खासियत है? जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर। यानी ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है। लेकिन इस मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तापमान गिरना शुरू हो जाता है और ये 80 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मंडल में क्या है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये है मध्य मंडल के बारे में। और मध्य मंडल कहाँ खत्म होता है? मध्य मंडल मेसोपोस्फीयर या फिर आपकी जो मध्य मंडल की जो मध्य सीमा है वहां पर जाकर ये खत्म होता है। इसके बाद दूसरा मंडल जो शुरू होता है मध्य मंडल के बाद वो है आयन मंडल। ये लास्ट मंडल है आपका आयन मंडल। मध्य मंडल के बाद हम बात करते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उनमें काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका एलिवेशन की अगर हम बात करें, इसकी हाइट की बात करें तो ये 80 से 640 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक में आपको मिलेगा ये 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। दूसरा क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। और इंक्रीज का मेन रीजन क्या है, यहाँ पर एक आपको दो तरीके की यहाँ पे रेस मिलेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिलेगा और मतलब इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक यानी विद्युतीय, और दूसरा क्या है चुंबकीय, दोनों किरणें यहाँ पे पाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, आपको ब्रह्मांडीय जो किरणें हैं वो भी देखने को मिलती है। कॉस्मिक जो रेज है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस मिलेगी और दूसरा क्या है, कॉस्मिक रेस यहाँ पर पाई जाती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आयन मंडल को भी बेसिकली क्या किया गया है, अलग अलग लेयर्स में उनको बांटा गया है। तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी बार। सबसे पहले तो इसको आयन मंडल को आगे 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है उसको डी लेयर बोला जाता है, दूसरे भाग को ई लेयर बोला जाता है, तीसरे भाग को एफ लेयर बोला जाता है और चौथे भाग को जी लेयर कहा जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। आयन मंडल जो है आपका, आयनोस्फीयर जो है उसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट डी लेयर है, दूसरा पार्ट ई लेयर है, तीसरा पार्ट एफ लेयर है और चौथा पार्ट जी लेयर है। इन सब की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले हम डी लेयर के बारे में बात करते हैं। डी लेयर का जो एलिवेशन है या इसकी हाइट है वो 80 किलोमीटर टू 96 किलोमीटर है। और इसकी क्या विशेषता है, ये जो रेडियो तरंगे हैं उन रेडियो तरंगों में जो लंबी तरंगे हैं और जो निम्न आवृत्ति वाली है यानी हाई फ्रीक्वेंसी और जो लो फ्रीक्वेंसी वाली जो तरंगे हैं उनको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है या फिर परावर्तित कर देती है। हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, ये क्या करती है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी जो आपकी किरणें हैं, रेडियो किरणें हैं, उनको परावर्तित करने का
काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ई लेयर की। तो ई लेयर का जो एलिवेशन है वो 96 किलोमीटर टू 114 किलोमीटर है, यानी 96 किलोमीटर से 114 किलोमीटर तक की इसकी हाइट पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता है, ये जो मध्य आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे हैं उनको परावर्तित करने का काम करती है। आपको ध्यान रखना है, मध्य आवृत्ति वाली तरंगे। दूसरा क्या है, आप लोगों ने नाम सुना होगा अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियलिस। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस जो है वो दोनों घटनाएं कहाँ घटित होती है, आपकी ई लेयर में घटित होती है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है ई लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। एक क्या करती है, जो मध्य फ्रीक्वेंसी वाली जो तरंगे उनको परावर्तित करने का काम करती है रेडियो की। अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोरियलिस जो है तो आपकी ई लेयर है, इसी में पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एफ तरंग की। एफ तरंग की जो एलिवेशन वो 114 किलोमीटर से 360 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब इस तरंग में क्या होता है, जो शॉर्ट वेव्स हैं या लघु तरंगे जो हैं वो क्या है, परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। इसके बाद इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस परत को क्या बोला जाता है, एफ्लिटन बोला जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, इस परत का दूसरा नाम क्या है, एफ परत का एफ्लिटन लेयर। ठीक है, इसके बाद जी लेयर के बारे में बात करते हैं। जी लेयर जो है 360 किलोमीटर से वायुमंडल के आखिरी छोर तक, वहां तक आपका क्या पाया जाता है, जी लेयर पाया जाता है। अब इस लेयर में क्या होता है, चाहे आपकी शॉर्ट वेव हो, चाहे वो आपकी लॉन्ग वेव्स हो, चाहे वो आपकी मध्यवर्ती फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हो, तो यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी तरंगे हैं आपकी, सभी की सभी तरंगे क्या है, परावर्तित हो जाती है। और इस परत में एक और विशेषता क्या है इसकी, कि इसकी जो उत्पत्ति होती है वो उसमें नाइट्रोजन की अहम भूमिका होती है। नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं उन पर पैराबैंगनी जो किरणें हैं वो फोटॉन्स की प्रक्रिया करती हैं और उसकी वजह से जी लेयर का क्या है, निर्माण होता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि आयन मंडल की 4 परतें, एक डी लेयर है, एक ई लेयर है, एक एफ लेयर, एक जी लेयर है। डी लेयर जो है वो क्या है, लो फ्रीक्वेंसी वाली और क्या है, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को परावर्तित कर देता है। लेकिन जो ई लेयर है वो क्या है, मध्यम जो आवर्ती वाली तरंगे हैं सिर्फ उनको परावर्तित करता है, बाकी दोनों को हाई और लो फ्रीक्वेंसी वाली उनको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। इसके बाद एफ लेयर क्या करता है, ये शॉर्ट जो फ्रीक्वेंसी वाली जो तरंगे होती है उनको परावर्तित करता है सिर्फ। और इसके बाद जो जी लेयर है ये सभी तरंगों को वापस पहुंचा देती है, वापस लौटा देती है या फिर उसको परावर्तित कर देती है। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आयन मंडल यूजीसी नेट के लिए कि कौन कौन सी लेयर है इसमें और उस लेयर में क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम बात करें एक्सोस्फीयर की या फिर बाह्य मंडल की। तब तक के लिए थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दें।